एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे क्लास 5 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 एयर एंड वाटर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। देखो ये है ना हमारी धरती है, समझ लो, और इसके ऊपर एकदम हवा का एक कंबल लगा हुआ है। इस हवा के कंबल को, ठीक है, इस पूरी लेयर को जो हमारे पूरे अर्थ को घेरे हुए है, इस सराउंडिंग एयर को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं पूरा। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ एयर, तो एयर क्या है भाई, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म इन नेचर। अब पानी जो है वो हमारे यहाँ सॉलिड यानी बर्फ़ की फॉर्म में भी है, पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में भी है, वो सबको पता है, नदी बह रही है, समुद्र बह रहा है, और गैशियस फॉर्म में भी है, यानी कि अगर आप एयर में देखो तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती हैं, ठीक है। वाटर साइकिल रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन वाटर बॉडीज, लैंड एंड एयर। जो वाटर साइकिल है यानी कि धरती पर बारिश का आना, बारिश से फिर पानी का सूख के इवेपोरेट होकर ऊपर जाना, फिर धरती पे पानी आना, इस तरीके से क्या होता है, ये कह रहे हैं वाटर साइकिल रिप्रेजेंट करती है मूवमेंट को, पानी के मूवमेंट को बिटवीन वाटर जो बॉडीज़ हैं हमारी, यानी कि हमारी जो नदियाँ हैं, समुद्र हैं, झीलें हैं, उसके, और लैंड में, एयर पे जो भी पानी है, इवेपोरेट जो भी होता है, पूरा मूवमेंट होता है पानी का, है ना, भाप बन के ऊपर जाता है, फिर बारिश से नीचे आता है, तो मूवमेंट होता है इस सब में। टीचर कहती है, डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। बच्चों तुम्हें पता है कि लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी है। स्टूडेंट कहते हैं एयर, वाटर एंड फूड, कि भाई हवा ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है और खाना ज़रूरी है। टीचर कहते हैं, कैन यू टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। क्या आप बता सकते हो पानी की क्या मतलब पानी का क्या महत्व है। वाटर एंड फूड इन आवर डेली लाइफ, यानी कि पानी का, हवा का और फूड का क्या हमारी ज़िंदगी में महत्व है, क्या होगा अगर ये नहीं होंगे, राइट। स्टूडेंट कहते हैं एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग, हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। वाटर इज़ कैरिंग आउट द वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन अवर बॉडी, और पानी का तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा काम होता है, अलग अलग फंक्शन वो करता है, ठीक है। एंड द फूड, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, इज टू मेक अवर बॉडी हेल्थी, खाने से हमारी बॉडी जो है वो हेल्थी बनती है। टीचर कहती है, लेट अस लर्न मोर अबाउट एयर एंड वाटर इन दिस चैप्टर। तो चलो इस चैप्टर में हम हवा के बारे में पढ़ते हैं और पानी के बारे में पढ़ते हैं। एयर क्या है भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना। एयर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ। हवा जो है वो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बिना हवा के हम जिंदा नहीं रह सकते। अपनी नाक को अगर आप पकड़ के बंद करोगे ना तो 1 मिनट भी मुश्किल से आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, आपको बहुत मुश्किल होने लगेगी। तो क्या है एयर, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। एयर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है विच इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। अब ऑक्सीजन तो जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है, नेसेसरी है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी के सर्वाइवल के लिए। द लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो पूरी एयर की जो लेयर है जिसने हमारे अर्थ को पूरा घेर रखा है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा इसका आंसर, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर का, ठीक है। चलो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब चलो बात करते हैं एयर्स की। जो एटमॉस्फेयर की हमने कहा लेयर्स हैं, जैसे एक बच्चे पर आप कंबल पे कंबल डाल रहे हो, ऐसे अर्थ पे एटमॉस्फेयर में लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अबव द अर्थ। अब एटमॉस्फेयर जो है ना हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक पूरा फैला हुआ है। ये हमारी अर्थ है, ये बीच में अर्थ कर देते हैं, ये अर्थ है, तो ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ये फैला हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, रिंग्स है हवा के, ऐसे समझ लो, ये लेयर्स है, ठीक है। इट इज़ थिक नियर द अर्थ। अब ये जो लेयर है ये मोटी है अगर अर्थ के पास की बात करो, यानी कि समझ लो बच्चे के ऊपर जो कंबल है वो बिल्कुल मोटा है, ठीक है, और दूर दूर जो है वो पतले पतले हैं। तो जितना सरफेस से हम दूर जाएंगे, है ना, इट बिकम्स थिनर एज वी गो अप, और पतला होता जाता है लेयर जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने के लिए, द एटमॉस्फेयर साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड इट इनटू द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एज फॉलोज। तो 5 लेयर में साइंटिस्ट ने डिवाइड किया। तो पहली आती है हमारी ट्रोपोस्फियर। द ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, सबसे नीचे है, सबसे पहली लेयर आती है हमारी अर्थ के बाद ट्रोपोस्फियर, ठीक है, लाइन से याद कर लेना, चाहे स्पेलिंग बना लो TSMT, इस तरह से करके कोई स्पेलिंग बना लेना। तो अर्थ के बाद जो सबसे पहली लेयर आ रही है उसके पास वो आ रही है हमारी ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर कितनी किलोमीटर फैली हुई है भाई, इट एक्सटेंड्स अप टू 15 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से 15 किलोमीटर ऊपर तक ट्रोपोस्फियर चलती है। ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर, जितने भी मौसम में बदलाव आते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। एयर इन द ट्रोपोस्फियर बिकम्स थिनर एज वी गो हायर।
एयर यानी कि हवा पतली होती जाती है, थिनर होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड हमारा बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, दूर हम जाते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न, इसी वजह से माउंटेनियर्स कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि ऊपर आप जाओगे ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़ेंगे आपको, उतना ऑक्सीजन नहीं रहता वहाँ पे, कम हो जाता है ऑक्सीजन। सो वाइल क्लाइंबिंग टॉल माउंटेन पीक्स, जब आप ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर जाते हो तो उस वक्त आपको माउंटेन पे ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, ये जो हमारी सेकेंड लेयर है, द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव द ट्रोपोस्फियर इज द स्ट्रेटोस्फियर। जो सेकेंड नंबर की लेयर आ रही है वो आ रही है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। द स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड्स फ्रॉम 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस टू 50 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फियर है। उसके बाद से लेकर 15 से 50 के बीच में जो है ये हमारी स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है। द सन गिव्स आउट अल्ट्रा वायलेट विच आर हार्मफुल टू लिविंग बींग्स। जो सूरज है वो अल्ट्रा वायलेट किरणें फेंकता है, ठीक है, वो बहुत हार्मफुल होती है इंसानों के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, कोई भी जानवरों के लिए, किसी के लिए भी। एंड कैन कॉज स्किन डिसीज लाइक स्किन कैंसर। आपको इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है अगर आप बीच में ओजोन लेयर नहीं हो ना, तो स्किन कैंसर हो जाएगा लोगों को, सब डायरेक्ट गंदी किरणें जो हैं वो भी हमारे तक पहुंच जाएगी, ऐसे समझो। ओजोन इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन एक फॉर्म है ऑक्सीजन की, विच एब्जॉर्ब्स दीज हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेजेस, जो कि इन अल्ट्रा वायलेट यानी नुकसान पहुंचाने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेजेस से उनको एब्जॉर्ब कर लेती है एंड प्रिवेंट करती है, बचाव करती है, दैम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, मतलब उन्हें अर्थ के सरफेस तक पहुंचने नहीं देती। द रीज़न विद इन द स्ट्रेटोस्फियर, जो भी जगह स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आती हैं, वेयर अ थिन लेयर ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट, जहाँ पर ओजोन की थिन लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ। अब देखो अर्थ पे जितनी भी जीव जंतु वगैरह रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, सबको ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। द स्ट्रेटोस्फियर इज दस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। स्ट्रेटोस्फियर जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन प्लानट अर्थ पर, एज इट कंटेन्स द ओजोन लेयर, इसके अंदर ओजोन लेयर होती है। एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं इसी लेयर में, एटमॉस्फेयर की। इसके बाद आ जाओ मेजोस्फियर। द मेजोस्फियर लाइज बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फियर। मेजोस्फियर जो है स्ट्रेटोस्फियर के भी बाद आती है, ट्रोपोस्फियर फिर स्ट्रेटोस्फियर, अब आती है मेजोस्फियर। 50 से 85 किलोमीटर के बीच में, 15 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है, 15 से 50 के बीच में स्ट्रेटोस्फियर है, और 50 के बाद से लेकर 85 किलोमीटर तक हम बात करें तो हमारी मेजोस्फियर है। द मेजोस्फियर हैज़ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन द एटमॉस्फियर। इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा ठंडा होता है एटमॉस्फियर में, एंड इज समटाइम्स कॉल्ड कोल्ड लेयर। इसको कई बार हम कोल्ड लेयर भी कहते हैं। इन दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फियर द टेम्परेचर डिक्रीजेज, ऑब्वियस सी बात है, ठंडा होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है एज वी गो हायर। इसके बाद आ जाओ थर्मोस्फियर। द लेयर बियॉन्ड द मेजोस्फियर, वो आती है फिर थर्मोस्फियर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 85 किलोमीटर टू मोर देन 600 किलोमीटर्स अर्थ सरफेस तक, ठीक है। अब ये आती है हमारी 85 के बाद, और 600 मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैली हुई है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर ऑलवेज हाई रहता है एंड इज समटाइम्स कॉल्ड हॉट लेयर। अब इसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उसमें सबसे ठंडा रहता है, फिर इसके बाद बहुत हाई हो जाएगा, इसलिए हम इसे हॉट लेयर भी कहते हैं। स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस लेयर, तो ये सब इसमें होता है। द मेजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर आर ऑफन रेफर्ड टुगेदर, इनको एज आ हम बोलते हैं आइनोस्फियर। अगर मेजोस्फियर थर्मोस्फियर को आपस में मिला दें तो हम क्या बोलेंगे, आइनोस्फियर बोलेंगे। रेडियो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन द आइनोस्फियर। जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं वो आइनोस्फियर में ही ट्रांसमिट होते हैं, और रेडियो कम्युनिकेशन इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है हमारे प्लैनेट अर्थ पे, यानी कि ये नहीं होती तो रेडियो ट्रांसमिशन भी पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट बात पे आ जाओ, एक्सोस्फियर। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, एंड द एयर इज़ वेरी थिन इन दिस लेयर। पतली होती है बहुत हवा इस लेयर में। बियॉन्ड दिस लेयर, अब इस लेयर के बाद की बात करो तो देयर इज़ अ वास्ट एम्प्टी स्पेस, बहुत ज़्यादा खाली जगह है, विदाउट एनी एयर, बिना किसी हवा की, मतलब इसके बाद हवा ही नहीं, समझ लो। हाउ डज द एटमॉस्फेयर हेल्प अस। अब एटमॉस्फेयर हमारी मदद कैसे करता है भाई। द एटमॉस्फेयर इज़ यूजफुल टू अस इन फॉलोइंग वेज। अब एटमॉस्फेयर किन तरीक़ों से हमारे लिए यूजफुल है। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन प्लानट अर्थ। यानी अर्थ पर हमें जीवन जो चाहिए उसके लिए हमें ऑक्सीजन मिलती है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। दूसरी बात, इट प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स। अब पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है फॉर मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है।
द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल रेजेस ऑफ द सन से, जितने भी हार्मफुल रेजेस आते हैं सन से डायरेक्ट, तो वो ओजोन लेयर उसको प्रोटेक्ट कर देती है हमको उससे। द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है एक्सेसिव हीट को, सन की बहुत ज़्यादा हीट नहीं है धरती पर, है ना, ये प्रिवेंट करता है, अर्थ को बचाव करता है ओवर हीटिंग से ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग ना हो। इट रिलीजेज दिस एब्जॉर्ब हीट एट नाइट, और रात को ये जो इतना एब्जॉर्ब इसने हीट कर रखी होती है उसको रिलीज़ करता है, नहीं तो रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा हमारा अर्थ, सो दैट अर्थ डज नॉट फ्रीज। नहीं, क्या होगा अगर एब्जॉर्ब भी ना करे गर्मी को सूरज की ये, तो क्या होगा, दिन में बहुत गर्म होगा, हम सब जल जाएंगे, रात को इतना ठंडा होगा, सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर भाई किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, हमें पता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। भाई एयर जो है वो अलग अलग गैसेस से मिलकर बनता है। द डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर, पहली गैस है जो है हमारी नाइट्रोजन। दिस इज द मोस्ट एब्यूटेंट गैस जो कि प्रेजेंट है एयर में, सबसे ज़्यादा गैस यही वाली प्रेजेंट होती है एयर में। अबाउट 77% ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है, 77% है। नाइट्रोजन इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स। अब नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है सारे लिविंग बींग्स को, चाहे वो हम हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, सबको चाहिए। हाउ एवर डू नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली। कौन, लिविंग बींग्स हम लोग डायरेक्टली नहीं यूज़ करते, ऐसे नहीं कि हम सांस लेंगे अंदर नाइट्रोजन चलेगी, ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं नाइट्रोजन को जो कि प्रेजेंट होती है सॉइल में। मिट्टी में क्या होता है, देखो पूरा हवा में नाइट्रोजन है, ठीक है। प्लांट के अंदर नीचे जड़ों की साइड राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया भी होता है कुछ कुछ प्लांट्स में। वो प्लांट्स से क्या करता है, वो मिट्टी में नाइट्रोजन को मिला देता है, एब्जॉर्ब करा देता है पूरा लेकर, और फिर प्लांट उसको मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। तो मिट्टी से एब्जॉर्ब किया जाता है डायरेक्टली, नाइट्रोजन प्लांट भी एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। सॉइल वेयर एज एनिमल गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट्स। अब एनिमल्स को कहाँ मिलेगी प्लांट नाइट्रोजन, अब आपने प्लांट प्रोडक्ट खाया तो एनिमल को भी क्या है, नाइट्रोजन मिल जाती है। और जो भी फूड हम लोग खाते हैं हमको भी तो वैसे ही मिलती है, ठीक है। हम भी लोग तो प्लांट प्रोडक्ट वगैरह खाते हैं तो हमको भी मिल जाती है, ठीक है, सच एज मीट से, फिश से, तो इन सब चीज़ों से मिल जाती है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट एब्यूटेंट गैस प्रेजेंट इन एयर। ऑक्सीजन जो है वो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है एयर में। अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन एयर इज ऑक्सीजन। अगर हम बात करें 21% गैस जो है वो ऑक्सीजन ही तो है पूरे एटमॉस्फेयर में। 78% नाइट्रोजन है, ये भी याद करने वाले पॉइंट्स हैं सारे आपके। इट इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स फॉर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन नहीं है तो सांस कैसे लेंगे हम लोग, तो साहब ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं, ब्रीथ इन हम ऑक्सीजन ही करते हैं। विदाउट ऑक्सीजन इसका मतलब लाइफ जो है अर्थ पे वो पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल। अब आर्गन की बात करो तो इट मेक्स अप 1% ऑफ एयर। आर्गन जो है वो एयर का 1% है, जस्ट 1%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द गैस इज प्रेजेंट इन द एयर इज वेरी टाइनी अमाउंट। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, ओनली 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। हाउएवर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैस एज इट इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को तो चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है। अदर गैसेस की अगर मैं बात करूँ तो हीलियम है, नियॉन है, और अदर गैसेस जो कि प्रेजेंट होती हैं इन द ट्रेस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट्स इन एयर। ये सब बहुत ही कम अमाउंट में होती है। नियॉन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लाइट्स। नियॉन गैस का यूज़ इलेक्ट्रिक लाइट्स में भी किया जाता है। वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक, अब इनकी बात कर लेते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स इन एयर। ये बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं एयर में। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि प्रेजेंट होता है हवा में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वेदर कंडीशंस के लिए, कि मतलब मौसम ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा एंड ऑल। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, ओशंस एंड सीज। अब वाटर वेपर कहाँ से आता है, तो जो पानी भाप बनकर उड़ता है लेक से, यानी कि झीलों से, ओशन समुद्र वगैरह से, सीज वगैरह से, वो जो है एटमॉस्फेयर में रहता है पानी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। अब हर जगह पानी का जो अमाउंट है ना वो सेम नहीं है। वाटर वेपर का अमाउंट जो है वो हर जगह सेम नहीं है। इट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग है। कहीं तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पर पानी ज़्यादा भाप बन के उड़ रहा है तो कहाँ ज़्यादा होगा, समुद्र वगैरह के पास। समुद्री इलाकों के आसपास बहुत ह्यूमिडिटी होती है, बहुत चिपचिपाहट होती है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यहाँ से डिफाइन भी आ सकता है। प्लेसेस विद मोर वाटर वेपर जो कि प्रेजेंट होते हैं इन एयर आर सेड टू बी ह्यूमिड। अब जहाँ पर भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है हम कहते हैं ह्यूमिड जगहें हैं। इन ह्यूमिड प्लेसेस पीपल फील अनकम्फर्टेबल। अब ह्यूमिड प्लेसेस में लोगों को बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, बहुत स्टिकी लगता है, एज दे स्वेट मोर, उनको पसीना ज़्यादा आता है। अब नेक्स्ट कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पे। एयर कैन नॉट बी सीन, हवा को आप देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस, पर हम उसको
महसूस कर सकते हैं कि हाँ भी हवा है. फॉर एग्जाम्पल अवर एयर ब्लोज इन द विंड. हमारे हवा में जब हवा चलती है तो बाल हिलते हैं, ब्लो करते हैं. विंड इज मूविंग एयर. व्हाट इज विंड? विंड इज मूविंग एयर. बहती हुई हवा जो है हम उसे विंड बोलते हैं. एयर हैज सेवरल प्रॉपर्टीज. तो हवा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. सम ऑफ देम आर. कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पहली प्रॉपर्टी है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. हवा जो है वो जगह घेरती है. एयर कैन नॉट बी सीन. आप हवा को देख नहीं सकते बट इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. ये हमारे आसपास प्रेजेंट होती है. इट ऑक्यूपाइज स्पेस. ये जगह घेरती है. इफ़ वी ब्लो एयर इनटू अ बैलून. अगर हम किसी गुब्बारे में हवा को भर देते हैं, इट एक्सपेंड्स. वो फूल जाता है, फैल जाता है ना. तो इसका मतलब हवा ने जगह घेर ली. वाई? एयर एंटर्स द एम्प्टी स्पेस. एयर जो है खाली जगह में घुस जाती है inside the balloon and fills it. और उसको भर देती है. An empty glass placed on a table. आप एक खाली ग्लास को टेबल पर रख लिए. is not really empty. वो खाली नहीं होता. बेसिकली उसमें क्या होता है? हवा होती है. but it is filled with air. if this glass is turned upside down. आप इस ग्लास को उल्टा रखिए एंड कम्प्लीटली सबमर्ज कीजिए पानी के अंदर. आप देखेंगे ग्लास पानी में जा नहीं रहा. उसको आपको फोर्स लगानी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा है. वो हवा की वजह से जाएगा नहीं. आप टेढ़ा कीजिए तो हवा निकल जाएगी, तो वो चला जाएगा. ठीक है. सबमर्ज करेंगे हम बाउल फुल ऑफ वाटर से तो वाटर फ्रॉम द बाउल विल नॉट फिल द स्पेस. वो जगह नहीं गिरेगा इनसाइड द ग्लास. दिस इज बिकॉज द स्पेस इनसाइड द ग्लास इज नॉट एम्प्टी. क्योंकि वो खाली नहीं है. एयर हैज़ ऑक्यूपाइड द स्पेस इनसाइड द ग्लास. एयर ने जगह घेर रखी होती है ग्लास के अंदर ही. व्हेन द ग्लास इज सबमर्ज्ड कम्प्लीटली. अगर आप ग्लास को पूरा डुबो देते हैं अंडर वाटर, द एयर इनसाइड द ग्लास हैज़ नो प्लेस टू एस्केप. अब हवा के लिए कोई भी स्पेस नहीं मिलता ग्लास के अंदर उसको बाहर निकलने के लिए. रिमेन्स इन द ग्लास. तो वो उसके अंदर ही ग्लास में ही रहती है. इफ़ वी टिल्ट द ग्लास. अगर हम टेढ़ा कर देंगे तो वाइल इट इज़ अंडर वाटर, जबकि वो पानी के अंदर ही होता है, द एयर इनसाइड द ग्लास विल एस्केप. वहाँ से जहाँ से आप टेढ़ा करोगे ना उस जगह से निकल जाएगी. आपको दिखा भी रखा है. ये देखो, ये पहले हम डाल रहे थे तो ये ऊपर की तरफ आ रहा था, लेकिन आपने टेढ़ा किया तो यहाँ से हवा बाहर निकल जाएगी और ये पानी इसके अंदर फिर भर जाएगा. चलिए, एयर हैज़ वेट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि भाई हवा में वजन भी होता है. हवा ऐसा नहीं कि उसमें वजन नहीं होगा. एक्टिविटी करके दिखाइए. मेथड आपको दिया है कि 2 बैलून्स लीजिए. टेक 2 बैलून्स ऑफ सेम साइज़ के. ब्लो यानी फुलाइए. अप्रॉक्स सेम वॉल्यूम पे आप उनको फुला दीजिए. एयर डाल दीजिए उन बैलून्स में. टाई करो ईच बैलून को टू वन साइड ऑफ अ स्टिक. एक साइड बांध दीजिए यूज़ करके स्ट्रिंग यानी धागे को ऑफ सेम साइज़ के. होल्ड द स्टिक. अब आप पकड़ के रखिए एज इट्स सेंटर बाय टाइंग टुगेदर. साथ में बांधेंगे पीस ऑफ स्ट्रिंग को एट द सेंटर, बिल्कुल बीच में. बोथ द बैलून्स विल बी बैलेंस्ड ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ द स्टिक. अगर खाली हैं तो दोनों बैलेंस रहेंगे. अब आपको क्या करना है? द बैलून विल बैलेंस ईच अदर बिकॉज दे बोथ हैव द सेम वेट. नाउ प्रिक वन. बताओ, आपने 2 फूले हुए बैलून को बांधा है. दोनों फूले हुए हैं, सेम हवा भरी हुई है, तो दोनों बैलेंस्ड हैं. लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, आपने एक बैलून को फोड़ा तो दूसरी तरफ वजन बढ़ गया और ये वाला बैलून हैवियर वाला नीचे की तरफ आ जाता है. ऑब्जर्वेशन ये कहती है द फिल्ड बैलून इज हैवियर देन द एम्प्टी बैलून. जो भरा हुआ बैलून है वो भारी होगा खाली बैलून के मुकाबले. कंक्लूजन है कि इस एक्टिविटी ये शो करती है कि एयर का वेट होता है. नेक्स्ट आइए, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. हवा जो है वो प्रेशर भी लगाती है. एनी सब्सटेंस और थिंग विच हैज़ वेट कैन एक्सर्ट प्रेशर. कोई भी चीज़ जिसके अंदर जो भी सब्सटेंस है जिसका वेट होता है वो प्रेशर लगाती है. एयर हैज़ वेट. हमें पता है हवा का अपना वजन होता है, वो हमने पिछली एक्टिविटी में ही सीखा. एंड इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल थिंग्स. ये हर चीज़ पर अपना प्रेशर लगाती है. इन ऑल डायरेक्शंस. हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. अब आप एक एक्टिविटी कर रहे हो जिससे पता चलेगा आपको कि एयर जो है प्रेशर लगाती है. टेक अ ग्लास फिल्ड विद वाटर टू द ब्रिम. अपने एक पूरा ऊपर तक पानी भर देना है एक ग्लास में. कवर दिस ग्लास विद अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. आपने कार्डबोर्ड रख देना है उसके ऊपर. देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द वाटर एंड द पीस ऑफ कार्डबोर्ड. बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए पानी के बीच में और कार्डबोर्ड के बीच में. देयर शुड बी नो एयर बबल्स इनसाइड द ग्लास. कोई एयर बबल भी नहीं होना चाहिए ग्लास के अंदर. होल्ड द कार्डबोर्ड. अपने कार्डबोर्ड को अच्छे से पकड़ना है. स्टे इन इट्स प्लेस एंड वाटर फ्रॉम द ग्लास विल नॉट फ्लो आउट. आप देखेंगे आप उल्टा पकड़ लोगे फिर भी नहीं वो गिरेगा, क्योंकि नीचे से प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयरिक प्रेशर लग रहा है. वाटर डज नॉट फ्लो आउट. पानी बाहर नहीं गिरेगा फ्रॉम द ग्लास बिकॉज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. हवा उस पर प्रेशर लगा रही है ऑन द कार्डबोर्ड फ्रॉम बिलो एंड कीप्स इट इन इट्स प्लेस. नीचे से प्रेशर लग रहा है वो उसकी इसकी जगह पर ही है. वाटर टू एक्सर्ट्स प्रेशर. पानी भी प्रेशर लगा रहा है डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ टू कम आउट फ्रॉम द ग्लास.
लेकिन वो नहीं आ पाएगा. द अपवर्ड प्रेशर exerts by the air on the cardboard is more than the downward pressure exerts by the water. अब ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है, नीचे का कम है, सो द कार्डबोर्ड स्टेज इन प्लेस. वो अपनी जगह पर ही रहेगा और वो गिरेगा ही नहीं. वाटर डज नॉट फ्लो आउट, पानी बाहर नहीं आएगा ग्लास से. इफ़ हाउ एवर देयर आर एनी बबल रिमेनिंग, लेकिन अगर कोई बबल रह जाता है, ठीक है, कोई उसके अंदर पानी के अंदर बबल रह जाता है, एयर आ जाती है एक तरीके से, और आप कह सकते हैं देयर इज़ अ गैप बिटवीन कार्डबोर्ड एंड द रिम ऑफ द ग्लास, तब वाटर फ्लो आउट हो जाएगा ऑफ द ग्लास. द प्रेजेंस ऑफ एयर इनसाइड द ग्लास विल इंक्रीज, है ना. जो प्रेजेंस होती है एयर की वो इंक्रीज हो जाती है डाउनवर्ड्स प्रेशर एक्सर्ट जब होता है ऑन द कार्डबोर्ड, एंड इट वुड फॉल ऑफ, तब वो गिर जाएगा, एंड कॉजिंग वाटर टू रश आउट ऑफ द ग्लास, तब पूरा पानी जो है ग्लास से गिर जाता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ एयर टू एक्सर्ट प्रेशर इज यूज्ड इन सेवरल वेज. कई तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं. कैसे या यूज़ की जाती है हम ये कह सकते हैं. अ मेडिसिन ड्रॉपर और अ इंक ड्रॉपर, अब ड्रॉप उससे डालते हैं ना, इज़ फिल्ड यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एयर. हम प्रॉपर्टी की इसी एयर से उसको फिल करते हैं, हम दबाते हैं और उसको प्रेस करते हैं. एज वी प्रेस द ड्रॉपर, एयर जो है प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. एयर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द मेडिसिन और इंक इज़ हायर देन द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपर, ज़्यादा होता है ड्रॉपर में. द डिफरेंस इन द प्रेशर फोर्सेज ऑफ इंक और मेडिसिन, ये जो डिफरेंस होता है ना प्रेशर का, जो भी फोर्स लग रही है इंक की और मेडिसिन की इनसाइड द ड्रॉपर, यूज़ अ स्ट्रॉ. अब आप एक और भी कर सकते हो, यूज़ करते हो आप स्ट्रॉ को टू ड्रिंक फ्रॉम द बॉटल ऑफ अ ग्लास, वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. जिस तरीके से हवा को आप सक करते हो, मतलब अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह को आप सक करते हो, वो भी इसी फंडे पे काम कर रही है, बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम कर रही है. द टायर ऑफ अ साइकिल और अ कार गेट हार्डर, जब आप पानी मतलब हवा भरते हो किसी टायर वगैरह में, व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू देम इज ड्यू टू इंक्रीज एयर प्रेशर, तो वो हार्ड हो जाता है क्योंकि हवा भर गई, अब उसमें उसका प्रेशर आ गया. द मूवमेंट ऑफ पैराशूट और बोट्स जो होती हैं वो सेल डिपेंड भी यही करता है कि ऑन इंक्रीज प्रेशर, कितना ज़्यादा उनका प्रेशर है. अब आपको बताया है कि भाई हमने एक एक्टिविटी करनी है. एम क्या है, टू सी द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड अ कैन. हम देखेंगे कि इस कैन के अंदर कितना प्रेशर लग रहा है. मटेरियल क्या चाहिए, वाटर चाहिए, कैन चाहिए, क्लोथ चाहिए या टोंग मतलब चिमटा चाहिए, और हमें बकेट चाहिए. मेथड है कि टेक अ लिटिल वाटर इन अ कैन. आप थोड़ा सा पानी लीजिए कैन के अंदर एंड बॉयल इट, उसको गर्म कीजिए, बॉयल कीजिए विद अ लिड कवर्ड, होल्ड इट. फिर उसको कवर कर देना है, होल्ड इट विद द क्लोथ और टोंग, उसको आपको पकड़ के रखना है किसी कपड़े से या किसी चिमटे से. प्रेस द हॉट कैन इन कोल्ड वाटर, आपने उसको क्या किया, उसको डाला पानी के अंदर, हॉट कैन को कोल्ड वाटर में, फिल्ड विद बकेट जिसमें पानी भरा हुआ है. तो ऑब्जर्व कीजिए क्या होगा, आप देखेंगे शेप भी चेंज हो जाएगी एयर के प्रेशर के कारण उसकी एकदम से. एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. पता है अगर हवा नहीं होगी तो कोई चीज़ जल भी नहीं सकती. क्यों? क्योंकि एयर सपोर्ट करती है बर्निंग और कंबक्शन को, यानी कंबक्शन मतलब किसी चीज़ का जलना. द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग. जो ऑक्सीजन होती है जो कि प्रेजेंट होती है हमारी एयर में, ये ज़रूरी है पढ़ने के लिए. द फॉलोइंग एक्टिविटी शो करती है कि एयर, हाउ एयर सपोर्ट्स बर्निंग, कि किस तरीके से एयर जो है बर्निंग को सपोर्ट कर रही है. आपको करना क्या है कि टेक 2 कैंडल्स, आपको 2 कैंडल्स लेनी है एंड प्लेस देम ऑन अ टेबल, उनको टेबल पे रख देना है. लाइट बोथ द कैंडल्स, दोनों कैंडल्स को आप जलाइए. कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद अ ग्लास, एक कैंडल को ग्लास से ढक दीजिए. द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास विल एक्सटिंग्विश क्विकली, वो तुरंत बुझ जाएगी. एक्सटिंग्विश होना मतलब बुझ जाना. Whereas जबकि द अनकवर्ड कैंडल विल कंटिन्यू टू बर्न, जो कवर नहीं हुई है वो बर्न होती रहेगी, जलती रहेगी. बोथ द कैंडल्स नीड ऑक्सीजन, दोनों ही कैंडल्स को ऑक्सीजन चाहिए थी जो कि प्रेजेंट होती है एयर में फॉर बर्निंग. जो कवर्ड कैंसिल है, द कवर्ड कैंडल इज एबल टू बर्न ओनली टिल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इनसाइड द ग्लास, वो केवल उतनी देर जलेगी जितनी देर ग्लास के अंदर जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होगी. जो अनकवर्ड कैंडल है वो कंटिन्यू बर्न होती रहेगी एज इट यूजेज द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर अराउंड अस, क्योंकि वो अपने आसपास की एयर से ऑक्सीजन को ले रही है. एंड दिस शोज दैट द एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, ये बताती है कि एयर ज़रूरी है बर्निंग के लिए. व्हाट डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा. नेम द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, विच लेयर इज कॉल्ड द कोल्ड लेयर. नेम द गैस विच इज द सेकेंड इन एब्यूडेंस. व्हाट इज ह्यूमिडिटी, हाउ डज एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर कैसे लगाती है, एंड व्हाट कंपोनेंट ऑफ एयर सपोर्ट्स कंबक्शन. इन सब के आंसर्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं. वाटर की बात करो तो वाटर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, पानी हम सब के आसपास है. इट कवर्स अबाउट 3/4 यानी कि 75% ऑफ अर्थ के सरफेस पर हम देखते हैं पानी है. नियरली 70% ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, हमारा शरीर भी 70% पानी है. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी लिविंग बींग्स के लिए.
लिविंग बींग्स के नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, पानी के बिना ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता कोई भी लिविंग। वाटर इज़ एन अनयूजुअल सब्सटेंस, बहुत अनयूजुअल सब्सटेंस है विद सेवरल यूनिक प्रॉपर्टीज़, इसकी बहुत अलग ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में पहली आती है प्योर वाटर इज़ कलरलेस, अगर पानी शुद्ध है उसका कोई रंग नहीं होगा, ऑर्डरलेस, उसके अंदर कोई खुशबू नहीं होगी। टेस्टलेस लिक्विड होता है, आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा पानी का, बोलो टेस्ट क्या है तो आपको टेस्ट नहीं पता चलेगा उसका कुछ भी। वाटर इज़ द ओनली सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन नेचर, पानी केवल एक ऐसा सब्सटेंस है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों स्टेट्स में हम कह सकते हैं मैटर के। सॉलिड एज आइस एंड फ्रोजन लेक्स एंड रिवर, जैसे कि सॉलिड के बारे में हमें पता ही है कि बर्फ़ जो है वो लेक्स में रिवर्स में होती है। लिक्विड फॉर्म में भी है एज रेन एंड वाटर इन लेक्स, हमारे पास होता है बारिश होती है, लिक्विड फॉर्म में भी है, रिवर में है, ओशंस में है, अर्थ सरफेस पर है, गैस की फॉर्म में भी है एज वाटर, वेपर जो है वो फॉग की फॉर्म में, स्टीम भाप की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, और क्लाउड्स बादलों की फॉर्म में भी है। वाटर सस्टेन्स लाइफ, यानी कि पानी जो है वो जीवन को बनाए रखता है। वाटर मेक्स अप 50 to 70% ऑफ द बॉडी, 50 से 70% बॉडी बनाता है, वेट ऑफ ऑल लिविंग मीन्स पानी है। तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्शन, जो भी सारे प्रोसेस हैं ये, जब हम खाना खाते हैं तो बिना पानी के डाइजेस्ट भी नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी, और पूरा न्यूट्रिएंट जो है वो ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाएंगे बिना पानी के, ठीक है। मैनी सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादातर जो सब्सटेंसेज हैं वो पानी में घुल जाते हैं। व्हेन ए स्पून ऑफ सॉल्ट या फिर शुगर आप ऐड करते हैं ग्लास ऑफ वाटर में, तो जो सॉल्ट और शुगर है वो घुल जाता है पानी में। सब्सटेंस जो कि पानी में घुल जाते हैं वो सॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं, और जो नहीं घुल पाते वो क्या है, इनसॉल्युबल कहलाते हैं। सब्सटेंस विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी एक ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ें जो उसमें घुल जाती हैं, एज मेनी सब्सटेंसेस के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, सब तो नहीं कह सकते बट मैनी इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। वाटर कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, पानी बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट, अपनी स्टेट को बदले बिना ही। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स इट यूजफुल एज अ कूलेंट इन डिफरेंट व्हीकल्स, मतलब पानी डालते हैं ना कार वगैरह में भी आप देखते हो, तो वो डाला जाता है पानी उसके अंदर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की बात करो तो वाटर कवर्स नियरली 70% सरफेस इज़ नॉट ऑफ प्योर वाटर, मतलब नहीं 70% ऑफ द अर्थ सरफेस पे पानी है, और मोस्ट ऑफ द वाटर जो भी प्रेजेंट है ऑन द अर्थ सरफेस इज़ नॉट प्योर नहीं है, एंड अनसुटेबल है फॉर यूज़ एंड कंजम्पशन के लिए बढ़िया नहीं है ये। रेन वाटर मिक्सेस विद डिफरेंट मटेरियल्स, जो रेन वाटर होता है बारिश का पानी है उसके अंदर अलग अलग मटेरियल्स होते हैं एज इट फॉल्स टू द अर्थ सरफेस, जब ये अर्थ की सरफेस पर आकर गिरता है इट बिकम्स इम्प्योर, ये बिल्कुल इम्प्योर हो जाता है। सीवेज एंड वेस्टेज, ये जो नाले वाले होते हैं आपके, और जो वेस्ट होता है फ्रॉम हमारे घर से निकलता है, फैक्ट्रीज से निकलता है, एडेड इन टू वाटर, पानी में जो है वो मिल जाता है, ऐड हो जाता है। बॉडी इज़ मेकिंग द वाटर इम्प्योर, और इस तरह की जो वाटर बॉडीज़ हैं पानी को, मतलब ये सारे गंदगी जो है वाटर बॉडीज़ को पूरा इम्प्योर कर देती है। अनट्रीटेड वाटर, अगर आपने पानी को साफ़ नहीं किया, ऑफन कंटेन डिसीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स, तो ऑब्वियसली बात है इससे क्या होगा, बीमारियाँ होती हैं। वाटर मस्ट देयरफॉर बी प्यूरिफाइड बिफोर इट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस, भाई पानी को तो आपको प्यूरिफाई करना ही चाहिए पीने से पहले, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ बोथ, अब तो सॉल्युबल को और इनसॉल्युबल जो भी इम्प्योरिटीज़ पानी के अंदर है हमें सबको निकालना पड़ता है पहले, तब हम उसे पी सकते हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इंक्लूड्स जैसे कि नमक है या मिनरल्स हैं जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सब्सटेंसेस जैसे कि मड यानी मिट्टी है, स्टोन्स यानी पत्थर हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं वाटर में बट डू नॉट डिजॉल्व इट, वो उसमें घुलते नहीं। तो जो घुल रहा है वो सॉल्युबल है, जो नहीं घुल रहा है इनसॉल्युबल है, और दोनों इम्प्योरिटीज़ को हमें क्लीन करना होता है पीने से पहले। डिफरेंट मेथड्स हैं रिमूव करने के सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को। रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैसे करेंगे फ्रॉम द वाटर, 2 मेन मेथड्स हैं बाय विच सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। पहला है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, और दूसरा है फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या होता है पहले मैं बता देती हूँ, फिर यहाँ से पढ़ लेंगे। एक गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर आप मिट्टी वगैरह डालिए, मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि वो पानी से भारी होते हैं, नीचे भारी चीज़ों का कणों का बैठ जाना सेडिमेंटेशन कहलाता है। फिर एक कटोरे में खाली कटोरा लीजिए और ये सेटल रहने दीजिए, थोड़ी देर पानी को सेटल रहने दीजिए, गंदगी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से साफ़ पानी आप इसमें पलट दीजिए, ऊपर आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी ज़्यादा। साफ़ पानी जब आप इसमें पलटेंगे इसे डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब सेडिमेंटेशन इज़ द प्रोसेस वेयर हैवियर जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो प्रेजेंट इन वाटर सेटल हो जाती हैं बॉटम ऑफ द ग्लास में, ठीक है। गंदगी नीचे बैठ जाएगी आपके ग्लास के नीचे आके, ठीक है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी बैठी हुई है।
टेक अ ग्लास ऑफ अ मडी वाटर, आप एक ग्लास लीजिए मडी वाटर का, आप जिसमें आपने घोल रखा है, एंड कीप इट स्टैंडिंग स्टिल फॉर अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। लार्ज जो होते हैं इनसॉल्युबल मड पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट होंगे वो तो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे ही, ठीक है, एंड देयर विल बी क्लियर वाटर आ जाएगा ऊपर की साइड। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं विच सेटल एट द बॉटम, जो नीचे बैठ जाती हैं ग्लास के, उनको हम सेडिमेंट बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ सिटिंग डाउन, इसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। द क्लियर वाटर इन द अपर पार्ट जो ग्लास के होता है नाउ रिमूव्ड बाय द प्रोसेस डिकेंटेशन, ऊपर से साफ पानी अब दूसरे बर्तन में पलटिए, इसको डिकेंटेशन कहते हैं। डिकेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द क्लियर वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्लास, डिकेंटेशन के प्रोसेस में साफ पानी बिल्कुल अलग कर दिया जाता है ग्लास में विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, अपने सेडिमेंट को हिलाना नहीं है बस। फिल्ट्रेशन की बात करो, फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, आप जो घुल नहीं सकती इम्प्योरिटीज़ उसको आप निकालिए फ्रॉम द वाटर बाय यूजिंग फिल्टर, फिल्टर को यूज़ करके। फिल्टर्स आर मेड ऑफ पोरस मटेरियल, फिल्टर जो होते हैं पोरस बिल्कुल, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होंगे और वो वहाँ से क्या होगा, पानी निकल जाएगा टाइनी होल्स में से, वो वाटर को तो अलाउ कर देंगे बट ट्रैप करके रखेंगे, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर ही रह जाएंगी। टेक मडी वाटर, मिट्टी वाला पानी लीजिए, एंड पास इट थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ, उसको कपड़े से पास करिए। क्लोथ एक्ट करता है एक फिल्टर का और ट्रैप कर लेता है जितने भी मड पार्टिकल्स हैं उनको, वायर एज द क्लीन वाटर जो है वो पास हो जाएगा उसके अंदर से। रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, अब सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को पानी के अंदर से कैसे निकाला जाए। इम्प्योरिटीज़ सच एज हम सॉल्ट है, मिनरल्स हैं विच आर डिजॉल्व इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी पहले बता देती हूँ। ये पानी भाप बन के ये बर्तन में भाप इकट्ठी हो रही है, ठीक है, अब ये भाप ठंडी हो जाएगी तो ये डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस विच यूज़ बोथ इवेपोरेशन एंड कंडक्शन, यानी कि इवेपोरेट होगा पानी, भाप बनेगा, और वो भाप जब ठंडी हो जाएगी तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, भाप का ठंडा होना कंडेंसेशन, तो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा पानी। वाटर इवेपोरेट्स ऑन हीटिंग इनटू वाटर वेपर लीविंग द डिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड इम्प्योरिटीज़ बिहाइंड, और नीचे क्या छोड़ देगा वो, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और जितनी गंदगी है वो नीचे रह जाएगी, वो तो नहीं भाप बनेगी। तो दिस वाटर वेपर इज़ कलेक्टेड एंड कंडेंस्ड टू गेट प्योर वाटर। अब ये वाटर वेपर जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो यही हमारा डिस्टिल्ड वाटर कहलाएगा। देयर आर 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, 2 स्टेप होती हैं। पहला, इम्प्योर वाटर इज टेकन इन अ डिस्टिल्ड फ्लास्क एंड इज हीटेड, गंदे पानी को आपको लेना है इसके अंदर और उसको गर्म करना है। द वाटर इवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर, पानी भाप बन के ऊपर उड़ेगा। ड्यू टू द हीट, गर्मी के कारण, द मूव्स अपवर्ड्स एंड द कंडेंसर, क्योंकि गर्मी होगी तो इवेपोरेशन होगा, ऊपर की तरफ पानी जाएगा। दिस कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर हम इवेपोरेशन कहते हैं इसे। द फर्स्ट फ्लास्क इज कनेक्टेड टू द सेकेंड फ्लास्क, जो पहला फ्लास्क है वो दूसरे फ्लास्क के साथ कनेक्ट रहता है बाय अ ट्यूब, एक ट्यूब के द्वारा, जिसे हम कंडेंसर बोलते हैं। द वाटर वेपर गिवन आउट ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो भाप बनती है ना वो किस लिए बनती है कि पानी जो है वो ऊपर जा रहा है। वाटर इज पास टू द कंडेंसर, पानी अब जो है क्या होगा, पास होगा, वाटर वेपर बनती है इवेपोरेशन के कारण है, ठीक है। अब पानी जो है इस ट्यूब से पास होगा थ्रू द कंडेंसर। द वाटर वेपर इज कंडेंस्ड इनटू वाटर इन द कंडेंसर। अब पानी जो है ये देखो, आप देख लो पहले, यहाँ पर ये देख रहे हो, ये फ्लास्क जुड़े हुए हैं और ये इस वाले जो टेढ़ी जा रही है ना नली, इसके अंदर भाप इकट्ठी हो रही है और ठंडी होकर इसमें जा रही है। द कंडेंसर इज कैप्ट कूल, कंडेंसर को आप ठंडा रखिए बाय सर्कुलेटिंग एयर कूल वाटर अराउंड अस, उसके आसपास ठंडा पानी आप डालिए, उसके आसपास रहे तो भाप ठंडी हो जाएगी। द प्योर वाटर इज देन कलेक्टेड इन द सेकेंड फ्लास्क, अब प्योर वाटर आप सेकेंड फ्लास्क में कलेक्ट कर लेते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय बॉइलिंग, ये पूरा वाटर को प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस है एंड कंडेंस करने का जो प्रोसेस है, यानी कि भाप को ठंडा करने का जो प्रोसेस है, इसे हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। यूजिंग डिस्टिलेशन बोथ द डिजॉल्व सॉल्ट, जितने भी घुले हुए उसके अंदर सॉल्ट्स हैं, और जितना प्योर वाटर, हम उनको दोनों को क्या करें, सेपरेट करें, अलग करें। एंड रिकवर्ड द प्योर वाटर ऑब्टेन्ड बाय दिस मैथड इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, और इस तरीके से जो हमें पानी मिलेगा वो बिल्कुल डिस्टिल्ड मिलेगा, यानी कि भाप की बूंदें जो हैं जब वो ठंडी हो जाती है तो वो डिस्टिल्ड वाटर है। बेसिकली ये आपने समझा। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, अब पीने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उबाल सकते हैं। द सिंपलेस्ट मेथड टू प्यूरिफाई वाटर इज बॉइलिंग, सबसे आसान मेथड है कि आप पानी को उबाल के पीजिए।
Water must be boiled for at least 15 to 20 minutes to kill the diseases causing microbes. पानी को कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको उबालना है किल करने के लिए उसके अंदर जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं. बिफोर बॉइलिंग, उबालने से पहले वाटर मस्ट बी फिल्टर्ड टू रिमूव एनी इनसॉल्युबल पार्टिकल. पानी में से मतलब आपको गंदगी को ज़रूर रिमूव कर देना है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेना है पहले. ऐसा नहीं कि मिट्टी वाला पानी उबाल रहे हो आप. अल्ट्रा वायलेट फिल्टर्स यूज़ करते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट को जर्म्स को मारने के लिए. वाटर इज़ जनरली सेडिमेंटेड, यानी गंदगी नीचे बैठ जाती है. फिल्टर्ड, हम फिल्टर करके निकालते हैं. एंड क्लोरिनेटेड, मतलब क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं बाय द म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटीज़ के द्वारा बिफोर इट्स सप्लाइड टू आवर होम. इससे पहले कि हमारे घर आए तो वाटर को हम मतलब फ़िल्टर करते हैं, सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस वो लोग करते हैं, क्लोरीन की गोलियां वगैरह डालते हैं, ये सब होता है. सेडिमेंटेशन एंड फिल्टरेशन रिमूव करता है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को जो कि प्रेजेंट होती हैं इन वाटर. एंड क्लोरीन जो है वो किल कर देता है सम डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स को, बीमारियां पैदा करने वाले जर्म्स को भी. अब आ जाइए, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं और यहाँ हमारा चैप्टर होता है फिनिश. क्वेश्चंस क्या हैं? हाउ मच वाटर इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, कितना पानी प्रेजेंट है इंसान के शरीर में. वाई इज़ वाटर कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं. व्हाट आर द 2 मेथड्स बाय विच इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं. और ड्रॉ करना है आपको डायग्राम. मेथड का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हमने पढ़ा कि इवापोरेशन मतलब होता है भाप बन के ऊपर उड़ना. सेडिमेंटेशन का मतलब होता है गंदगी का नीचे बैठ जाना. डिकंटेशन का मतलब होता है कि आपको गंदा पानी को हिलाना नहीं है और ऊपर से साफ़ पानी दूसरे बर्तन में डालना है. फिल्टरेशन का मतलब एक तरीके से फ़िल्टर से पानी साफ नीचे उतर जाएगा, गंदगी ऊपर रह जाएगी. और जो डिकंटेशन का प्रोसेस है, जो हमारा लास्ट हमने प्रोसेस डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस पढ़ा था, उस भाप जो है उसको ठंडा किया जाता है और वो जो पानी बनता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.